तो वेलकम टू यूपी अध्ययन। तो आज के अखबार की जो पहली न्यूज़ है तो वो ये है कि अवैध घुसपैठ और जो सीमांत क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन, जो डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिल रहा है, उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक समिति गठन किया है। इसकी अध्यक्षता में प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, कौन, पीपी नावलेकर, वो इस समिति के अध्यक्ष होंगे। और इस समिति को बताना है एक वर्ष के अंदर की जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन, यानी कि एक वर्ष में उनको जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसके कारणों को बताना है, और साथ में उसके उपाय क्या हैं उस पर भी इनको अपना प्रकाश डालना है। और ज़रूरत पड़ने पर इसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपको पता है जब जनसांख्यिकीय परिवर्तन होता है या डेमोग्राफिक चेंज होता है तो क्या क्या देखने को मिलता है। देश की जो सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता है वो भी खतरे में आ जाती है। फॉर एग्जांपल, आप जो 1971 में हमारा जो भारत ने बांग्लादेश को मुक्त कराया था, इसके बाद बहुत मात्रा में जो बांग्लादेशी लोग हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आके बस गए। तो वहाँ का क्या हो गया, डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। तो कई कई बार क्या, मान लो अभी रोहिंग्या हैं वो आके बस रहे हैं, उससे भी भारत को नुकसान हो रहा है। तो हमारी संप्रभुता को खतरा होता है, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को खतरा होता है, और जो लोकल सामाजिक संरचना है उसमें भी गंभीर बदलाव देखने को मिलते हैं। साथ ही जनजाति समाज की जो उनकी खुद की कस्टम्स हैं, उनकी जनसंख्या कम हो जाती है, कोई दूसरी बाहर से जनसंख्या आके ज़्यादा हो जाती है, वो उन पर डोमिनेट करने लगते हैं। तो उनके लिए भी एक खतरा होता है, उनके संरक्षण से जुड़ा ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो समिति के अन्य सदस्य हैं वो हैं, समिति के जो अगले सदस्य हैं वो हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव, और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर शमिका रवि, इनको भी सदस्य बनाया गया है। साथ ही जनगणना आयुक्त को भी समिति में शामिल किया गया है, कौन, जनगणना आयुक्त को, और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव विदेशी नागरिक इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। ठीक है। आपको पता है कि हाल ही में क्वाड की विदेश मंत्रियों की मीटिंग चल रही है न्यू दिल्ली में, और यहाँ पे क्वाड ने क्या किया है कि जो चीन का एकाधिकार है किस पे, रियल अर्थ मेटल या मैग्नेट पे, तो उसको चुनौती देने के लिए क्वाड क्या कर रहा है, $20 अरब की राशि से एक कार्यक्रम चलाएगा। और हिंद प्रशांत जो इंडो पैसिफिक में है तो वहाँ पे फ्री में एक संयुक्त बंदरगाह बनाने का भी फैसला किया हुआ है, ताकि चाइना की बढ़ती हुई प्रेजेंस को रोका जा सके। तो चलिए न्यूज़ की तरफ चलते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर किसके लिए, खनिज संसाधनों, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री निगरानी और बंदरगाह विकास जैसे क्षेत्रों में विस्तृत सहयोग और रोड मैप तैयार किया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और स्वतंत्र व्यापार, हमारी यही मांग रहती है। जो भारत का जो पॉइंट है मेन यही है कि जो इंडो पैसिफिक है वो शांत रहे, स्थिर रहे और फ्री ट्रेड हो। और दुर्लभ जो रेयर अर्थ मेटल्स की आपूर्ति में चीन का एकाधिकार है। सबको क्वाड ने कहा है कि वह $20 अरब से को लेकर एक कार्यक्रम चलाएगा, किसके लिए, रेयर अर्थ मेटल के लिए, ताकि चाइना पर निर्भरता को कम किया जा सके। और फिजी में एक संयुक्त बंदरगाह बनाने का भी निर्णय लिया गया है। एक जयशंकर साहब ने एक पॉइंट बोला है कि चारों देश हैं जो समुद्री लोकतंत्र हैं। अच्छा पॉइंट है, आप आपको अपने मेन आंसर राइटिंग में इसका यूज कर सकते हैं। एस जयशंकर साहब ने भी उसी पे जोर दिया है कि उन्हें खुला एवं मुक्त इंडो पैसिफिक चाहिए। हमें आर्थिक मजबूती अगर करनी है, प्रगति अगर करनी है, तो आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना होगा, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, अहम खनिजों यानी कि रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह की उपलब्धता होनी चाहिए, और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इस पर हमारे विदेश मंत्री ने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। आपको एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि हिंद जो प्रशांत क्षेत्र है वहाँ से विश्व का 60% समुद्री व्यापार होता है। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है। आपको पता है कि दिल्ली में वायु पॉल्यूशन यानी कि एयर पॉल्यूशन की क्या स्थिति है। तो इसके लिए सूचना आरटीआई के माध्यम से एक जानकारी मिली है कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी कि एनसीएपी के तहत जो फंड जारी किया जाता है उसका 75% जो फंड का हिस्सा अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। कहाँ पे, दिल्ली में। आप देखिए कितनी बुरी स्थिति है। तो ये पॉइंट है, आप कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हैं। अगली जो न्यूज है तो उसमें है अमित शाह ने जो सीमा सुरक्षा की चतुष्कोणीय ग्रिड की एक रूपरेखा रखी हुई है। इसमें क्या होगा, चतुष्कोणीय ग्रिड में बीएसएफ, सेना, सीमांत गांव के नागरिक और स्थानीय प्रशासन को मिलाकर यही, यानी कि जो बीएसएफ, सेना, और सीमांत गांव के नागरिक और स्थानीय प्रशासन को मिलाकर यह ग्रिड बनाया जाएगा, जो कि सीमा को पूरी तरह अवैध बनाने की दिशा में काम करेगा। और हमारे गृह मंत्री ने बीकानेर के जो सांचू पोस्ट है वहाँ पे प्रहरी सम्मेलन जो चल रहा है उसको संबोधित करते हुए जीरो घुसपैठ की बात की हुई है कि शून्य घुसपैठ उनका लक्ष्य है, और चतुष्कोणीय जो सुरक्षा ग्रिड है इसके माध्यम से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं।
और बीएसएफ को क्या किया गया है कि कार्य क्षेत्र सीमा 15 किलोमीटर रहती थी, उसको बढ़ाकर अब 50 किलोमीटर किया गया है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, अब बीएसएफ अवैध तस्करी और घुसपैठ के कार्यों जो पर अच्छे से निगरानी रख सके और अवैध घुसपैठ को रोक सके। और आपको पता है कि कल के ही न्यूज़पेपर में स्मार्ट सिक्योरिटी ग्रिड की बात की गई थी, जिसमें ड्रोन, रडार और आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा बॉर्डर सर्विलांस में। यूपी का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे बाघों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि जंगल उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं। आपको पता होगा कि एक वयस्क बाघ को 20 से 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चाहिए होता है, और मादा जो बाघिन के लिए 20 से 40 किलोमीटर तक सीमित रहती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि संख्या लगातार बढ़ रही है, जंगल सिकुड़ रहा है, उनको आवास नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, जंगल से बाहर निकल रहे हैं, गांव की तरफ जा रहे हैं। तो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ जो कन्फ्लिक्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसी से संबंधित एक आर्टिकल था, और उन्होंने ये भी बताया कि जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, जहाँ पहले इनकी जो संख्या थी 135 थी 2022 में, अब बढ़कर 150 हो गई है। यानी कि संख्या तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन टेरिटरी का नुकसान हो रहा है। पहले क्या, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व था, तो वहाँ से संजय दुबरी, कान्हा नेशनल पार्क और जो अचानक मार जो टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ वाला, तो वहाँ पे जोड़ने के लिए जो कॉरिडोर होते थे, लेकिन अब हम क्या है, मानव हैं, तो क्या किया इन लोगों ने, बस्तियाँ बसा ली कॉरिडोर में, खेती करने लगे, रेल पटरियाँ बिछ गई, सड़क बन गई। तो क्या हो गया, जो कॉरिडोर थे वो टूट गए हैं। अब कॉरिडोर टूट गए हैं तो उनका जंगल सिकुड़ गए, उनका क्षेत्र छोटा हो गया है, क्योंकि वो एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में नहीं जा पा रहे हैं। अगर जा भी रहे हैं तो उनका मानव के साथ संघर्ष हो जाता है। अगला टॉपिक है, गुजरात के गिर जंगल में 7 दिन में 5 शेरों की मौत हो गई है। तो आपके लिए जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आपको पता है जो एशियाटिक लॉयन है भारत में एकमात्र कहाँ पाए जाते हैं, तो वो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और कहाँ पर है, गुजरात में है। यहाँ पे 2 शेरों शावकों की मौत हो गई, किससे, बेबेसिया वायरस से। बस आपको इसमें इतना ही याद। अगला पॉइंट है, तो आपको पता होगा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने क्या किया था, सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। आपको सबसे पहले बता दूं कि सिंधु जल संधि क्या है। ये 19 सितंबर 1960 को कराची में विश्व बैंक किससे, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से इस पर सिग्नेचर हुए थे या हस्ताक्षर हुए थे। जिनमें क्या हुआ था कि जो पूर्वी नदियाँ हैं सिंधु, झेलम और चिनाब में पानी का 80% जो उपयोग है वो पाकिस्तान करेगा, और जो नीचे की जो 3 नदियां हैं, यानी कि जो पूर्वी नदियां हैं, ब्यास, रावी, व्यास, सतलुज, इनका पूरा नियंत्रण इंडिया के पास था। तो इसमें जो 80% उपयोग पाकिस्तान के लिए है, 20% हमारे लिए छोड़ा गया था, तो हम वो भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन चूंकि अब संधि निलंबित हो गई है, तो अब गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि हम इसका भी उपयोग कर पाएँ। इसमें हिमाचल प्रदेश के दुर्ग जो लाहौल स्पीति जिला है, वहाँ के कोकसर से मनाली के मढ़ी तक एक 7.8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है, जिसके माध्यम से जो चिनाब की सहायक नदी है, कौन सी, चंद्रा नदी, इसका पानी ब्यास में डाला जाएगा। यानी कि चिनाब की जो सहायक नदी है, चिनाब की सहायक नदी एक चंद्रा है, चंद्रा जो नदी है, इसका पानी अब कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, इसका पानी किया जाएगा ब्यास में। ठीक है, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC ने 2,352.17 करोड़ रुपए का कौन सा प्रोजेक्ट है, चिनाब ब्यास लिंक टनल एक बनाई जा रही है। और यह जो टनल है बहुत ही महत्वाकांक्षी टनल है। टनल से जो ब्यास नदी में आने वाला पानी कहाँ जाएगा, पंजाब के सीधे हरके बैराज में जाएगा, आपको पता है। और हरके बैराज से क्या निकलती है, हरके बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर से किसको फायदा होगा, राजस्थान को होगा, पंजाब और हरियाणा को इसका फायदा पहुंचने वाला है। अगला पॉइंट है, अवैध रेत खनन पर अंकुश लगाने को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो यह यूपी, MP और राजस्थान की बॉर्डर पे है। चंबल नदी के किनारे है, 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक संरक्षित क्षेत्र है, और 1978 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया था। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, घड़ियाल है, लाल मुकुट वाले कछुए हैं, और गैंगटेक डॉल्फिन यहाँ पे पाई जाती है, और इनके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो आर्टिकल है वो कनाडा से ट्रेड डील को लेकर है, कि इसमें सरकार हमारी कोशिश कर रही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी शामिल हो। ठीक है, और हमारा इस कनाडा के साथ लक्ष्य क्या है कि हम 2030 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है $50 बिलियन तक ले जाएंगे। और आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रही है। साथ में जो कनाडा से हम क्या खरीदते हैं, हम तेल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं, यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स खरीदते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट से व्यू है कि जो भारत का जो संयुक्त सचिव कौन है जो इस ट्रेड डील को देख रहा है, तो ब्रजमोहन मिश्रा, और कनाडा की तरफ से ब्रूस क्रिस्टी। ठीक है, भारत क्या कनाडा को निर्यात करता है, दवाइयाँ, लोहा एवं इस्पात, समुद्री उत्पाद, सूती वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान और रसायन है। एक इम्पोर्टेंट जो मोस्ट पॉइंट है कि 4.2 मतलब 4.25 लाख लोग कम से कम हमारे
जो भारतीय छात्र हैं वहाँ पर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, और भारतीय मूल के लोगों का बहुत बड़ा समुदाय भी कनाडा। एक पॉइंट है जिसको आप मेंस या ऐसे में यूज कर सकते हैं कि जो वाइट कॉलर जॉब पर एआई का बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। वाइट कॉलर जॉब यानी कि जो कि ऑफिस में बैठकर काम करने वाले लोग होते हैं। तो एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है सर्विस नाउ, इसने एक रिपोर्ट जारी की है कि 2030 तक एआई ऑटोमेशन के कारण भारत में 1.8 करोड़ नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं और सिर्फ 30 लाख नई तकनीकी नौकरियां ही पैदा होने की संभावना है। यानी कि एआई का जो नेगेटिव प्रभाव है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है यहाँ पे। अगला जो पॉइंट है उसमें क्या है, 5G स्लाइसिंग से रिलेटेड एक पॉइंट है। 5G स्लाइसिंग क्या होता है, जैसे हम पहले 4G यूज करते थे तो उसमें क्या होता था, एक ही नेटवर्क पर सभी तरह के काम, चाहे वो फ़ोन कॉल हो, इंटरनेट ब्राउजिंग हो या वीडियो स्ट्रीमिंग हो, सब काम हो जाते थे। लेकिन 5G स्लाइसिंग में क्या होता है कि एक ही जो भौतिक 5G नेटवर्क को कई वर्चुअल और स्वतंत्र नेटवर्कों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि आपको वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए हाई बैंडविड्थ चाहिए होती है, ऑटोनोमस जो कार हैं उनमें अल्ट्रा लो लेटेंसी चाहिए होती है, स्मार्ट मीटर या इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मैसिव डिवाइस कनेक्टिविटी चाहिए होती है, और रिमोट सर्जरी में एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी चाहिए होती है, इंटरप्राइज VPN में सिक्योरिटी एंड आइसोलेशन चाहिए होता है। तो ये जो 5G स्लाइसिंग यहाँ पे काम आएगा। और 5G स्लाइसिंग के जो टाइप हैं, EMBB है, URLLC है, MMTC है। आप बस इनको याद कर लीजिए, इतना ही काफ़ी है। आप 5G स्लाइस, अगर आपको स्लाइसिंग समझ में नहीं आ रही है तो एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिया है। क्या, एक हाईवे का एग्जांपल ले लीजिए। क्या होता है, जैसे एक हाईवे में एक लेन है, वो केवल इमरजेंसी व्हीकल के लिए है, वहाँ पर वो अल्ट्रा फास्ट है और रिलायबल है। एक दूसरी लाइन बना दी गई है जहाँ पर केवल ट्रक चलेंगे। तीसरी लाइन बना दी गई है वहाँ पर रेगुलर कार्स चलेंगी, यानी कि नॉर्मल सर्विसेज के लिए है। तो आप all lane are used the same road infrastructure but each lane has different rules and performance guarantees। सेम इसी तरह 5G है, ठीक है। क्योंकि आप जैसे 4G में फ़ोन कॉल, इंटरनेट ब्राउजिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग एक ही नेटवर्क पर करते थे, लेकिन 5G में आपने इन सबको अलग अलग नेटवर्क पर कर दिया कि आप फ़ोन कॉल के लिए अलग नेटवर्क है और इंटरनेट ब्राउजिंग आप अलग नेटवर्क पर करेंगे और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए अलग नेटवर्क है, ठीक है। आइए हम संपादकीय पे फोकस करते हैं। इसमें फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक उपयोग का जो रीति नीति है इस पर फोकस किया गया है कि क्या समस्याएं हैं। आपको पता है मोदी जी ने हाल ही में क्या कहा था कि आप रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करें और प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान ज़्यादा दें। यानी कि जो अपील थी वो केवल पर्यावरण की तरफ फोकस नहीं करती थी, उसके अपने आर्थिक निहितार्थ भी थे। क्योंकि भारत क्या है, उर्वरकों का इम्पोर्टर देश है और हमें इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में राशि खर्च करनी पड़ती है, जिससे हमारा दबाव फॉरेक्स पर भी बढ़ता है। ख़रीदारी विदेश से होती है, यानी कि विदेश, अब जो कि विदेश से ख़रीदारी होती है और हॉर्मुज संकट जैसी स्थिति आ जाती है तो हमें पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मिल भी नहीं पाता है, यानी कि उसकी सप्लाई का भी संकट बना रहता है। और चूँकि विदेश और ऐसी जो हॉर्मुज संकट जैसी स्थिति होती है, एक तो संकट होता है सप्लाई का, साथ में उर्वरक महंगे भी ज़्यादा हो जाते हैं। भारत में जो किसान है 45 किलो यूरिया का एक बैग लगभग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेखक है वो कहें 266 रुपये में ख़रीदता है, और उसकी जो वास्तविक कीमत लगभग 4,000 रुपये के आसपास होती है। और आप जो इसके बीच का अंतर कौन देता है, इसके बीच का अंतर की भरपाई करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्सिडी का बोझ होता है। वित्त वर्ष 2026-27 में गवर्नमेंट ने लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए केवल उर्वरक सब्सिडी पे खर्च कर दिए थे। लेखक कहता है कि अगर आप इस सब्सिडी पर खर्च ना करें तो उसी रुपए से आप सिंचाई के लिए नहर बना सकते हैं, ग्रामीण सड़कें बना सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण भी कर सकते हैं। और इसकी कुछ समस्याओं पे लेखक फोकस करता है कि चूँकि यह सस्ता मिलता है तो किसान उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं। आपको पता है NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो अनुपात है वो कितना निश्चित किया गया है, 4:2:1 होना चाहिए, आइडियल है। लेकिन भारतीय खेतों में क्या है, यही अनुपात कितना पहुंच गया है, 11:4:1, यानी कि इसका संतुलन बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। और जब आप अधिक मात्रा में यूरिया का उपयोग करते हैं तो जितनी आवश्यकता से अधिक यूरिया का उपयोग किया तो यूरिया का 1/3 हिस्सा ही पौधे अवशोषित कर पाते हैं। शेष जो यूरिया है वो क्या बन जाती है, या तो ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जित हो जाता है ग्रीन हाउस गैसों के रूप में, या फिर भूजल में घुल जाता है, तो हमारा जो भूजल है वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है। एक बहुत बड़ी समस्या रिसाव की है, यानी कि कालाबाजारी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती है। कालाबाजारी के कारण क्या है, एक तो
डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई नहीं आ पाती है, लोग बाग ज़्यादा रुपए में खरीदते हैं, काला बाजारी होती है। दूसरा कारण है औद्योगिक रसायन का। आपको याद होगा कि नीम कोटेड यूरिया इसलिए लाया गया था ताकि इंडस्ट्री उसका यूज ना कर सके। साथ ही इंडस्ट्री में यूज होता है, वहाँ पे तस्करी होती है और इसकी तस्करी विदेशों तक भी होती है। अब लेखक इसके उपाय की बात कर रहा है तो वो कहता है किसानों को इसको सीधी नकदी प्रदान किया जाए। जो आप 266 रुपये में बोरी दे रहे हैं वो ना दें, आपको उनको 4,000 रुपये में खरीदने दें। साथ और जो उसके बीच का अंतर है वो गवर्नमेंट उनके बैंक अकाउंट तक भेज दे। और जो नकदी है वो कैसी दी जाए, वो पहले जोत का आकार और जो उसकी भूमि की गुणवत्ता है उसके आधार पर निर्धारित की जाए कि उसमें कितनी यूरिया की आवश्यकता है, और उसी आधार पर उसकी राशि किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाए। अगला जो पॉइंट है 2010 तक क्या हो 2010 से जो फॉस्फोरस या पोटेशियम उर्वरक है उसको गवर्नमेंट ने अपेक्षाकृत अधिक अच्छे तरीके से नियंत्रित किया है, यूरिया को अच्छे से नियंत्रित नहीं किया है, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। लेखक कहता है कि जो सब्सिडी है उसका पहलू इस बात पर निर्भर करता है कि उस बैग में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, यानी कि जितने पोषक तत्व होंगे उसी के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन यूरिया में ऐसी व्यवस्था लागू नहीं है, जिससे किसान क्या होते हैं आवश्यकता से अधिक इसका उपयोग करते हैं। और गवर्नमेंट जो अगला जो लेखक पॉइंट बताता है कि जो गवर्नमेंट है वो केवल पारंपरिक दानेदार यूरिया पर सब्सिडी देती है, लेकिन जो लिक्विड यूरिया होती है उस पर सब्सिडी नहीं देती है, बल्कि वो उससे कहीं अधिक बेहतर है और उनकी बर्बादी भी कम होती है इससे। आपको पता है वर्तमान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसमें कुछ पॉइंट अब रोज़ ही गर्मी से रिलेटेड एक ना एक आर्टिकल आएगा, तो बहुत ज़्यादा कवर तो नहीं करवाऊंगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म AQI.in ने क्या है डेली हीट इंडेक्स जारी किया है। उसमें दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 97 शहर केवल भारत के हैं। आपको पता है बुंदेलखंड क्षेत्र इस समय गर्मी से बहुत तप रहा है और बांदा शहर 48 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान फेस कर रहा है। और इस यहाँ पे एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्बन हीट आइलैंड क्या होते हैं, तो जो शहरों का तापमान आसपास के जब ग्रामीण इलाकों की तुलना में कई डिग्री अधिक हो जाता है तो उसको अर्बन हीट आइलैंड बोला जाता है। इसमें कुछ वही पॉइंट है कि हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, शहरों को हीट चैम्बर बन चुके हैं, हम चूँकि इमारतें हैं वो कंक्रीट की बना रहे हैं, चौड़ी डामर सड़कें बना रहे हैं, वाहन लगातार बढ़ रहे हैं, AC का उपयोग लगातार कर रहे हैं, इंडस्ट्री भी लगी हुई है, तो और दूसरी तरफ हम तालाब ख़त्म कर दिए हैं, नदी हमारी सिकुड़ रही हैं, खुली ज़मीन है वो सीमेंट से ढकती जा रही है, तो इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हीट आइलैंड हमारे शहर बन रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे AC के लिए कि उन्होंने बताया कि एक दुष्चक्र है, आप AC लगाते हैं, ठीक है, AC से क्या होता है आपको पता है, आपके घर कमरे में तो ठंडी हवा आ रही है लेकिन बाहर बहुत ही गर्म हवा फेंक रहा है, ठीक है। और साथ ही AC चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, AC चलाने के लिए आपको चाहिए बिजली। और बिजली कैसे बनती है, बिजली हमारे यहाँ जो थर्मल पावर प्लांट है उस पर बहुत ज़्यादा हम निर्भर हैं। अब थर्मल पावर प्लांट में क्या चाहिए होता है, यहाँ पे चाहिए होता है कोयला। अब चूँकि जब हम कोयला जलाते हैं तो कोयले जलाने से क्या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होती है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होती है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। और एक तरफ बिजली यूज कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऊपर से हम हॉट एयर जो AC से निकल रही है उससे भी तापमान बढ़ रहा है, तो यह एक दुष्चक्र बन जाता है। कि साथ ही इसके उपाय के लिए क्या है कि क्लाइमेट अडेप्टेशन को अपनाया जाए। जैसे सिंगापुर, टोक्यो, कोपेनहेगन जो शहर हैं उन्होंने अपनी छतों को हरित छतों में परिवर्तित कर दिया है, जो वाटर है उनका रिसाइकिल करते हैं, शहरी वन बसा रहे हैं और तापमान रोधी निर्माण सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। बल्कि हमारे यहाँ पे पार्क कम हो रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, प्राकृतिक जल की निकासी सही से नहीं हो पा रही है, वेंटिलेशन